यह कहानी एलेक बैली की है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसने द हीलर नाम की एक इलेक्ट्रिकल रिपेयर की दुकान खोली है। दुकान एक अच्छे मार्केट में है और वहाँ बहुत काम है, लेकिन उसकी जुए और सट्टे की आदतों ने उसे बर्बाद कर दिया है। वो अपने काम पर ध्यान नहीं देता, जिसका नतीजा यह हुआ कि महीनों से उसने किराया नहीं दिया है। मालिक ने आज उसके असिस्टेंट को निकालने की धमकी दी है। हालांकि एलेक को अपनी समस्याओं का एक ही हल दिखता है, जुआ और सट्टा। वह कैश बॉक्स के सारे पैसे निकाल लेता है और जुआ खेलने चला जाता है। उसकी आदत से तंग कर उसका असिस्टेंट भी उसे छोड़ देता है। अगले दिन एलेक को बैंक से बुलाया जाता है और उसे लगता है कि बैंक उसका 88,000 यूरो का कर्ज वसूलने के लिए उसे बुला रहा है। हालांकि मैनेजर उसे बताता है कि एक अंकल उसका पूरा कर्ज चुकाना चाहते हैं। एलेक को लगता है कि यह एक मजाक है, क्योंकि उसके माता पिता के बाद उसका भाई चार्ली का भी 1 साल पहले निधन हो गया और उसका कोई और रिश्तेदार नहीं है, तो ये अंकल कहाँ से आ गए। बैंक मैनेजर उसे एक कार्ड देता है और बताता है कि उसके अंकल का नाम रेमंड हीकॉक है और उन्होंने उस दोपहर उसे अपने प्राइवेट क्लब में मिलने के लिए बुलाया है। उत्सुकता में एलेक इस अनजान अंकल से मिलने जाता है। पहला सवाल जो वो पूछता है वह यह है कि वह उसे कैसे जुड़ा है। वह उसे बताते हैं कि उसकी माँ उसकी सगी बहन थी, लेकिन हमारे बीच कुछ अनबन थी, इसीलिए तुमने शायद मेरे या हमारे गाँव के बारे में कभी नहीं सुना होगा। फिर वो कहता है कि भले ही हमारे परिवार के नाम पर तुम एक दाग हो, फिर भी मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुकाने को तैयार हूँ, क्योंकि बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। वह उसे अपना वीजा और टिकट देता है और कहता है कि तुम्हें इंग्लैंड छोड़कर कनाडा में हमारे पुश्तैनी गांव जाना होगा, वह भी पूरे 1 साल के लिए, एक भी दिन कम नहीं। वह उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा, तुम्हारे खाने पीने का बाकी खर्च उठाने के लिए तुम्हें वहाँ जाकर खुद कोई काम ढूंढना होगा। यह कहकर वह जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले पीछे मुड़कर उससे एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी अपने बारे में कुछ अलग महसूस किया है। एलेक उन्हें हैरानी से देखता है, पर वो उसे नजरअंदाज करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके चाचा का ऑफर अच्छा था, लेकिन वह फिर भी कहीं नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यहाँ उसके भाई की यादें थी और वो एक दिन के लिए भी कहीं नहीं जाना चाहता था। उसे लगा कि वो अपने बैंक का लोन चुका पाएगा, लेकिन उसने एक रशियन माफिया से भी लोन लिया था और उसे जुए में हार गया था। रात में माफिया के गुंडे उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बच निकलता है और वह कनाडा जाने का फैसला कर लेता है। कनाडा पहुंचने पर उसके चाचा का एक आदमी उसे एयरपोर्ट से उनके गाँव ले जाता है, जहाँ उसे अगले 1 साल तक के लिए अकेले रहना होगा। घर पर उसे जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें बातचीत के लिए एक टेलीफोन, आने जाने के लिए मछुआरे से खरीदी गई एक पुरानी कार शामिल है। अगले दिन वो शहर जाता है और सेसिलिया नाम की एक लड़की से मिलता है, जो उसके अंकल के साथ उसे भी जानती थी। वह एलेक को कॉफी पिलाने ले जाती है और वह अपने बारे में बताती है कि वो एक वेटेरिनेरियन है। अब वो एलेक से उसके काम के बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि वो किसी भी बिजली के उपकरण को ठीक करने में एक्सपर्ट है। यह सुनकर सेसिलिया कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए हो तो मैं तुम्हारा एक एड लोकल अखबार में छपवा सकती हूँ। एलेक्स के तो जैसे मन की बात बोल दी गई हो, इसीलिए वो सेसिलिया को बताता है कि वो अपने एड में क्या छपवाना चाहता है, यानी कि द हीलर, जो किसी भी बिजली के उपकरण को ठीक कर सकता है। सेसिलिया यह सब लिख लेती है। तभी उनके गांव के चर्च के फादर मेलोय वहां आते हैं और एलेक्स से उनका परिचय कराते हैं, जिसके बाद फादर मेलोय एलेक्स से किसी दिन चर्च आने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो एक बुद्धिस्ट है। फादर मेलोय के जाने के बाद सेसिलिया एलेक्स से पूछती है कि क्या वह सच में एक बुद्धिस्ट है। एलेक्स कहता है कि नहीं, वह बस चर्च नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसने फादर मेलोय से बचने के लिए ऐसा कहा। फिर एलेक्स बाहर आता है और सेसिलिया के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, उससे आज रात उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ साफ कहती है कि वो लेस्बियन है, जिसका मतलब कि उसे लड़कों से ज्यादा लड़कियों में दिलचस्पी है। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, सेसिलिया का कुत्ता अचानक से कार से उतरता है और एलेक के पैरों के पास बैठ जाता है। जब एलेक जाने लगता है तो कुत्ता उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेसिलिया अपने कुत्ते को रोक देती है और एलेक को हैरानी से जाते हुए देखती है। अगली सुबह जब एलेक नहाकर बाहर आता है तो उसके घर पर कुछ लोग मिलते हैं, जो कहते हैं कि वे अखबार में उसका एड देख कर आए हैं। एलेक यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अपना गुजारा चलाने के लिए काम की बहुत सख्त जरूरत है। जब वे अपनी प्रॉब्लम बताने लगते हैं तो पता चलता है कि उनमें से कुछ को अर्थराइटिस, कुछ को डायबिटीज, कुछ को किडनी स्टोन और कुछ बुढ़ापे में पूरी तरह से बहरे हो गए थे। यह सुनकर एलेक कहता है कि मैं बिजली का सामान ठीक करता हूँ, तुम सब यहाँ पर किस लिए आए हो। वे जवाब देते हैं, हमने अखबार में तुम्हारा एड देखा था, जिसमें लिखा था कि तुम कुछ भी ठीक कर सकते हो। हमें लगा कि तुम्हें ही लोगों की तकलीफ कम करने के लिए चुना गया है। एलेक कहता है कि अखबार वालों से जरूर कोई गलती हो गई होगी, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। फिर वह सेसिलिया के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारे अखबार में क्या छपा है। लोग मेरे पास बीमारियों का बंडल लेकर आ रहे हैं। सेसिलिया एड देखकर हंसती है, लेकिन वह फिर देखती है कि उसके अस्तबल की भेड़ें एलेक के पीछे लाइन में आ रही हैं। यह देखकर वह कहती है, जानवर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जब तक तुम्हें अपने हिसाब का काम नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ हेल्पर के तौर पर काम कर सकते हो। वह अपने साथ उसे ले जाती है और एक गाय की डिलीवरी करवाती है। इसके बाद वह उसे घर छोड़ने जाती है, जहाँ वे एक कपल से मिलते हैं, जो अपनी 5 साल की बेटी को लेकर आए थे, जो अभी भी बोल नहीं सकती।
सेसिलिया उन्हें बताती है कि अखबार में छपाई में गलती हो गई है, वरना एलेक को कोई बीमारी ठीक करने वाला नहीं है। यह सुनकर कपल बहुत ही दुखी होकर चला जाता है। अगले दिन फादर मेलोय एलेक के पास आते हैं और उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वे कहते हैं कि तुम मासूम लोगों को क्यों ठग रहे हो। इसी बीच पास के जंगल से एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बना रही दो लड़कियां उन्हें बहस करते हुए देखती हैं और उनका वीडियो बनाना शुरू कर देती हैं। फादर मेलोय को हार्ट अटैक आता है और वे एलेक के ठीक सामने गिर जाते हैं। एलेक उनकी छाती पर जोर जोर से सीपीआर देने की कोशिश करता है। जब वो नहीं हिलते तो वो उनके बड़े से शरीर को कूड़ेदान की ट्रॉली में डालकर अपनी कार तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रॉली पलट जाती है और फादर मेलोय का शरीर गिर जाता है। वो लड़खड़ा कर गिरते हैं, जिससे दोनों लड़कियां डर जाती हैं। वे आधा अधूरा वीडियो बनाने के बाद भाग जाती हैं। फिर एलेक फादर की बॉडी को अपनी टूटी फूटी गाड़ी में रखता है और मदद के लिए चर्च जाता है। अचानक फादर मेलोय उठते हैं, उसे अजीब तरह से देखते हैं और बिना कुछ कहे चर्च के अंदर चले जाते हैं। फिर एलेक अखबार वालों से लड़ने के लिए शहर जाता है। तभी कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं। उनमें से कुछ वे लोग थे जो पिछले दिन उसके पास इलाज करवाने के लिए आए थे। बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह बहरा हो गया था अब सब कुछ सुन सकता था और उसकी पत्नी को आर्थराइटिस में कोई दर्द नहीं था। कोई बताता है कि उन्होंने सुना है कि छोटी लड़की जो 5 साल की उम्र में बोल नहीं सकती थी अब बोल रही है। उससे मिलने आई डायबिटीज वाली लड़की भी बताती है कि उसका शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है। फिर लड़की का बॉयफ्रेंड आगे आता है और कहता है कि वह कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि एक ढोंगी है जो उन्हें ठगने आया है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इस पर उसकी तरफ नहीं देखती और कहती है कि तुम्हारी हकलाने की प्रॉब्लम भी तो ठीक हो गई है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं और एलेक से कहते हैं कि तुम अपनी फीस बताओ, हम तुम्हें पैसे देना चाहते हैं। लेकिन एलेक तो कुछ और ही सोच का आदमी था। वो आती हुई लक्ष्मी को मना कर देता है और गुस्से में वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि वह कोई हीलर वीलर इस दुनिया में नहीं है। कल कोई अखबार वाले उसे सुपरमैन कहेंगे तो क्या वो उड़ने लगेगा। अब यहाँ से वो सेसिलिया के पास जाता है। तभी उसे याद आता है कि आज उसका जन्मदिन है। सेसिलिया यह सुनकर उसका जन्मदिन मनाने के लिए कुछ इंतजाम करती है, जिसके लिए वो उसे धन्यवाद देता है। तभी उस इलाके का लोकल पुलिस ऑफिसर टीम लेकर वहाँ आ जाता है और एलेक को फादर मेलोय के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। एलेक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि फादर मेलोय जिंदा हैं, पर वो नहीं मानते। वो दावा करता है कि फादर मेलोय को कुछ नहीं हुआ, लेकिन टीम उसकी बात सुनने से मना कर देती है क्योंकि उसने फादर मेलोय का मर्डर देखा था। वह उसे लॉकअप के अंदर हथकड़ी पहना देता है। अगले दिन एनएसडीपी उससे पूछताछ के लिए लेने आती है। लॉकअप का दरवाजा और एलेक की हथकड़ी अपने आप खुल जाती है और वो बाहर निकलता है। टॉम और एनएसपीडी उस पर बंदूकें तान देते हैं और उस पर एक कुत्ता छोड़ देते हैं। कुत्ता एलेक के पैरों के पास जाकर बैठ जाता है। टॉम किसी का फोन सुनकर चौंक जाता है और जो कि कोई और नहीं बल्कि फादर मेलोय हैं। एलेक गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि उसने कुछ नहीं किया। फिर वो चर्च जाता है और फादर मेलोय पर भड़क जाता है। उनसे पूछता है कि वो कहाँ थे। इनमें से किसी का भी जवाब देने के बजाय फादर सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि 2 साल पहले उनका भगवान पर से भरोसा उठ गया था। उन्हें लगा था कि भगवान नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। पहले की तरह चर्च का पादरी का काम करने लगते हैं। वो बताते हैं कि असल में वो कल ही मर गए थे और सिर्फ दूसरी जिंदगी उन्हें एलेक तुम्हारी वजह से ही मिली है। उनका मानना है कि एलेक एक हीलर है जिसे लोगों की तकलीफ कम करने के लिए चुना गया है। यह सुनकर एलेक फिर से गुस्सा हो जाता है और कहकर चला जाता है कि यहाँ सब लोग पागल हो गए हैं। घर पहुंचकर वो इंग्लैंड लौटने के लिए अपना सारा सामान पैक करना शुरू कर देता है। तभी उसे एक बड़ी सी चाबी मिलती है जिसमें एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है कि बेसमेंट में जाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। जैसे ही एलेक बेसमेंट में जाता है उसे दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीरें उनके नाम के साथ टंगी हुई मिलती हैं और एक खाली फ्रेम मिलता है जिसके नीचे उसका नाम लिखा होता है। तभी उसके चाचा आते हैं और कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि उनके परिवार के लोगों को बीमारियां ठीक करने का तोहफा विरासत में मिला है जो हर पीढ़ी में एक व्यक्ति को मिलता है और इस पीढ़ी में यह तोहफा उसे मिला है। एलेक कहता है कि उसे यह तोहफा नहीं चाहिए क्योंकि वो भगवान में विश्वास नहीं करता। जैसे ही वो ये कहता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे यह महसूस होता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसे एक झील के किनारे होश आता है जहाँ उसके चाचा और सेसिलिया मौजूद थे। अंकल उसे बताते हैं कि यह गिफ्ट तभी एक्टिवेट होगा जब वो अपने 30वें जन्मदिन पर गांव में मौजूद रहेगा और कल उसका जन्मदिन था, इसीलिए गिफ्ट एक्टिवेट हो गया है। एलेक पूछता है कि इंग्लैंड में उसकी दुकान का नाम भी हीलर था और इसका क्या मतलब है जब कल अखबार में गलत छपा था। अंकल कहते हैं कि दुकान का नाम एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हमने जानबूझकर इसे अखबार में गलत नहीं छपवाया क्योंकि हम जानते थे कि वो चुना गया हीलर है। एलेक पूछता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वह यह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अंकल कहते हैं कि यह तुम पर है कि तुम गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए आधी रात तक का समय है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो आधी रात के बाद ये गिफ्ट अपने आप हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये कहकर दोनों उसे छोड़कर रात में चले जाते हैं। वे फिर से उसके पास आते हैं और उसका फैसला पूछते हैं, लेकिन एलेक जो पक्का नहीं था कि क्या हुआ है इस खूबसूरत गिफ्ट को लेने से मना कर देता है। यह सुनकर उसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर आज तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई चार्ली जिंदा होता तो वह इस गिफ्ट को कभी मना नहीं करता। एलेक गुस्सा हो जाता है
और कहता है मेरे भाई का नाम मत लो, तुम मेरी माँ अपनी बहन के आखिरी समय में उनसे मिलने तक नहीं आए। यह सुनकर सिसिलिया कहती है इस गिफ्ट का राज 30 साल तक की उम्र तक छिपा कर रखना जरूरी है, नहीं तो यह एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए तुम्हारी माँ और अंकल कभी एक दूसरे से मिलने तक नहीं गए ताकि ये राज तुमसे छिपा रह सके। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी एलेक यह गिफ्ट लेने से मना कर देता है और कहता है सबसे बुरा तो ये हो सकता है कि तुम मेरा कर्ज चुकाने से मना कर दोगे। अंकल कहते हैं कि वो अपनी बात के पक्के हैं, लेकिन वादे के मुताबिक एलेक को पूरे साल तक यहीं रहना होगा। इस तरह 12 बज जाते हैं और अंकल कहते हैं कि उन्हें आखिरी बार शहर जाकर लोगों को अपने इस फैसले के बारे में बताना है कि वह यह गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एलेक सिसिलिया के साथ शहर पहुंचता है, लेकिन अब वह चर्च के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। सिसिलिया उसे समझाती है कि ठीक है, लोग तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। आखिर में वो अंदर जाता है और धीमी आवाज में अपना फैसला बताता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग उसकी वजह से अब तक जो भी हुआ है उसके लिए धन्यवाद देते हैं और उसका स्वागत करते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एक कपल उनसे घर में मिलने आते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत बीमार है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि एक बार तुम उसे देख लोगे तो वो ठीक हो जाएगी। एलेक उन पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने अपना फैसला पहले ही बता दिया है, तो तुम फिर से उसे क्यों परेशान कर रहे हो। डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा लेता है, इसीलिए वो कहता है कि वो बहुत दूर से आया है और कुछ कदम चलकर अपनी बेटी को कार में बैठा देख लो, बस इतना ही चाहता है। कौन जानता है कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन एलेक गुस्से में उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसी बीच उसकी बेटी खिड़की से झांकती है और एलेक को देखती है और फिर वे सब चले जाते हैं। उस दोपहर एलेक लंच के लिए शहर जाता है और उसी परिवार को रेस्टोरेंट में बैठा देखता है। एलेक को देखकर बीमार लड़की जिसका नाम एबिगेल है उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस दुनिया में उसका इलाज करने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरे माता पिता को झूठी उम्मीद दे दो और मुझे अपने साथ रखो, भले ही सिर्फ 2 दिन के लिए, उनके चेहरों की खोई हुई मुस्कान वापस आ जाएगी। यह कहकर वह एलेक को जवाब सुने बिना वहाँ से चली जाती है। वह अपने माता पिता को बताती है उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हो गया है। अब एलेक मना नहीं कर पाता क्योंकि लड़की के माता पिता यह सुनकर बहुत खुश हुए। फिर वे उसे सिसिलिया के अस्तबल में ले जाता है जहाँ वह काम करता है और एबिगेल उनके साथ मस्ती करती रहती है, जिससे एलेक आज बहुत खुश दिखता है। शाम को जब वह एबिगेल को उसके माता पिता के घर छोड़ने वाला होता है तो वो उससे पूछती है कि क्या वह सिसिलिया को पसंद करता है। एलेक कहता है कि उसे पसंद करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि वो लेस्बियन है। एबिगेल कहती है कि वह लेस्बियन नहीं हो सकती, वह झूठ बोल रही है क्योंकि उसने कई लेस्बियन लड़कियों को देखा है और सिसिलिया बिल्कुल भी उनके जैसी नहीं है। यह सुनकर एलेक हैरान होकर चला जाता है। उस रात एलेक को एक सपना आता है जिसमें वो इंग्लैंड में अपनी इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप के सामने होता है। जब वह अंदर देखता है तो वहाँ एबिगेल होती है जो बेसमेंट से एक बड़ा सा बॉक्स पकड़े होती है। वह देखता है कि उसका भाई चार्ली एबिगेल से प्यार से बात कर रहा है, एक अच्छे डॉक्टर की तरह, जैसे वह एलेक्स से कह रहा हो तुमने गिफ्ट लेने से मना क्यों किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करता और किसी तरह एबिगेल को बचा लेता। तभी एलेक की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वह बेसमेंट में जाता है और खूब शराब पीता है। उसी रात वो सिसिलिया के घर चला जाता है और उसके सामने रोने लगता है। उसकी बातों से पता चलता है कि एबिगेल की तरह उसके भाई चार्ली को भी कैंसर था, जिसकी वजह से 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। एलेक के लिए उसका भाई ही उसकी दुनिया था, इसीलिए उसे ना बचा पाने का दुख उसे इतना सख्त कर चुका था कि वो किसी की मदद नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने गिफ्ट लेने से मना कर दिया था। लेकिन आज जिस तरह से उससे सपने में अपना भाई चार्ली को देखा था, उसे गिफ्ट ना लेने का बहुत अफसोस हुआ। वह रोते हुए सिसिलिया से कहता है कि उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए, लेकिन सिसिलिया कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। यह कहकर वह उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और सुला देती है। अगली सुबह वह शहर जाती है और एबिगेल को लेकर आती है, जो तुरंत एलेक के साथ मस्ती करने लगती है। वे तीनों बातें करते हैं और पूरे दिन खूब मस्ती करते हैं। इसके बाद एबिगेल चली जाती है, लेकिन रास्ते में वह एक बार फिर एलेक को बताती है कि सिसिलिया लेस्बियन नहीं है और वो झूठ बोल रही है। सिसिलिया को एलेक को सच बताना पड़ता है। उसके अंकल ने उसे एलेक से दूर रहने के लिए कहा था और कहा था अगर मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला होता तो तुम मेरे पीछे पड़ जाते, जो एक हीलर की रेपुटेशन के लिए बुरा है। एलेक सिसिलिया को घर ले जाता है। वह बेसमेंट में अपने अंकल से मिलता है जो जाने की तैयारी कर रहे थे। एलेक उसे बताता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन अब उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए। अंकल कहते हैं कि उन्होंने नियम नहीं बनाया, इसीलिए वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो चुकी है। एलेक पूछता है तो नियम कौन बनाता है। अंकल कहते हैं वही जिसे तुम नहीं मानते। एलेक चर्च की तरफ भागता है। पहले तो वह कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसे भगवान में विश्वास नहीं था, लेकिन फिर गुस्से में वो चिल्लाता है उस 14 साल की लड़की ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुमने उसे इतनी बड़ी सजा दी। अगर तुम हो तो प्लीज मेरा तोहफा लौटा दो ताकि मैं एबिगेल को बचा सकूं। लेकिन कुछ नहीं होता और कुछ और दिन बीत जाते हैं। एलेक को छोटे मोटे काम मिलने लगते हैं, जैसे बिजली की मरम्मत वगैरह। एक दिन सिसिलिया उसके पास आती है और एबिगेल का एक पत्र दिखाती है जिसमें उसने अपने नंबर के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। एलेक जल्दी से उस नंबर पर कॉल करता है। दूसरी तरफ से एबिगेल कहती है कि उसके पास कुछ
खबर है। वो बताती है कि लौटने के बाद डॉक्टर ने उसके कुछ टेस्ट किए, जिससे पता चला कि उसके कैंसर सेल्स कम होने लगे थे, जिसका मतलब कि सालों से चल रहा उसका इलाज असर दिखाने लगा था। डॉक्टर ने तो यह भी कहा कि वह नहीं मरेगी। एबिगेल उसे तैयार रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके माता उसके लिए कई तोहफे भेजने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये चमत्कार सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एबिगेल के ठीक होने की खबर सुनकर एलेक और सेसिलिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उस रात एलेक उठता है और अपने अंकल को वहाँ देखकर हैरान रह जाता है। उसके अंकल बताते हैं कि उन्हें बेसमेंट में कुछ जरूरी काम करना है और वे जा रहे हैं। जाने से पहले वह उनसे वही अजीब सवाल पूछते हैं, क्या उन्हें अपने बारे में कुछ अजीब लग रहा है? एलेक उन्हें हैरानी से देखता है, फिर वो चले जाते हैं। फिर वह देखता है कि सेसिलिया का कुत्ता फिर से उसके पीछे पीछे घूम रहा है और एलेक हैरानी से उसे देखता रहता है। बेसमेंट के अंदर हमें पता चलता है कि एलेक को उसका गिफ्ट वापस मिल गया है, लेकिन सवाल बना रहता है, उसके अंकल को कैसे पता चला कि उन्होंने बेसमेंट में उसकी फोटो लगा दी? जवाब यह है कि उन्हें उसी दिन पता चला जिस दिन एलेक ने उनसे कहा कि उसे अपना गिफ्ट वापस चाहिए। नियम ये था कि अगर कोई गिफ्ट लेने के लिए मना करता है तो भी उस इंसान के पास 1 साल का समय होता है अपना फैसला बदलने के लिए। मन बदलने के लिए 1 साल काफी होता है। इसीलिए गिफ्ट लेने से मना करने के बाद भी अंकल ने अगले साल उसे रुकने के लिए कहा और वह एलेक को इस नियम के बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि तब शायद वो अपना मन ना बदलता। तो ये थी कंप्लीट कहानी। जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।